हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 2। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो अफेक्टेड होता है ना। तो हेडिंग आप लगा लो क्या, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके बेसिस पे हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इन्फ्लुएंस होता है। अब इस वीडियो में आपको कुछ नए नए टर्म्स सीखने को मिलेंगे। देखो, ये जो वीडियो है एकदम बेसिक है। इस पूरे चैप्टर जो भी हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, केमिकल काइनेटिक्स, इस पूरे चैप्टर का एकदम बेसिक सा वीडियो है। तो इसमें आपको कुछ नए नए टर्म्स मिलेंगे, बहुत ही ईजी है, आपको मेरे साथ समझना है, ठीक है ना। चीज़ों को जो भी आप बोर्ड पर दिखेगा, आपको उन सारी चीज़ों को नोट डाउन करना है। देखो, कुल मिलाकर के एक बढ़िया सा ये आपका लेक्चर, मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। आप इसमें कुछ नए नए टर्म सीखोगे, जैसे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सीखोगे, रेट लॉ सीखोगे, ये सब सारी चीज़ें क्या होती हैं ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो आपने जाकर के फर्स्ट लेक्चर आप इसका जाकर के देखो, आपको वहाँ पे अच्छे से, बहुत ही अच्छे से रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो समझ में आने वाला है, ठीक है। नाउ तो हेडिंग लगा लो क्या, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। देखो, यहाँ पे आपको बहुत सारे फैक्टर के बारे में पता तो चलेंगे, लेकिन आपका यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा कंसंट्रेशन। सारा का सारा हमारा जो ये जो थ्योरी बेस्ड ना, ये जो हम लेक्चर पढ़ रहे हैं ना, वो सारा का सारा बेस्ड होगा हमारी कंसंट्रेशन पे। तो पहले हम कुछ बेसिक से फैक्टर की बात करते हैं ना। देखो सॉरी, मोन कह रहे हैं मोन नहीं, मेन, सॉरी, ठीक है। तो हमारा जो मेन जो हमारा ये जो टॉपिक होगा इस वीडियो में, हम बात करेंगे अपने कंसंट्रेशन की। बट उसके पहले हम कुछ बेसिक से फैक्टर देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर हमारा ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज ये देखी गई, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स है ना, कि रिएक्टेंट्स का नेचर कैसा है, समझ रहे हो। नेचर कहने का मतलब कि जैसे मान लो हमने फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि मान लो मैंने कहा कि मेरे पास ये था NO+O2, ठीक है, ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं। और हमने इनको क्या किया, रिएक्ट करवाया, तो हमें क्या मिला, हमें मिला NO2। आप इनको बैलेंस कर लो, तो बैलेंस कर लो, यहाँ पे 2 लगाओगे, NO है, 2 हो गया, 2 हो गया, NO2, 2 2 2 2 सही है, 3 हो गया ना, 4, यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा, 4 हो गया, ठीक है, बैलेंस्ड है, 2 है ना, ठीक। तो ये देखा गया कि ये जो बहुत ही क्या हुआ, फास्ट तरीके से हुआ। कैसे हुआ, बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया, फास्ट हुआ। अच्छा, एक दूसरा रिएक्टेंट लिया गया, जैसे मान लो CO ले लिया गया, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और एक आपका ले लिया गया ऑक्सीजन, O2 ले लिया गया। इसको जब रिएक्शन कराया गया तो क्या बना, CO2। और इसको बैलेंस कर लो, बैलेंस वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है, CO2 है, O है, अरे तेरे टी 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 2 है, 2 तो यहाँ 2 लगा लो, यहाँ भी 2 लगा लो, 2 2 4 हो गया, ठीक है। तो ये देखा गया कि बहुत ज़्यादा स्लो हुआ, ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है। इसको आपके जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे, तो थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है नोट्स अपलोड करने में, बट मिल जाएंगे आपको, ठीक है। देखो, तो हमने कहा सर ये बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया, क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ। तो देखो, मतलब कि भाई ये CO है, तो ये हम यहाँ से हम क्या समझ रहे हैं, हमने ये कहा कि मतलब देखो, अब ऐसा फास्ट क्यों हुआ होगा, क्योंकि इनके बीच जो बॉन्ड एनर्जी रही होगी, है ना, वो बहुत जल्दी ब्रेक हो गई होगी। इनके बीच की जो बॉन्ड एनर्जी रही होगी वो काफ़ी लेट में ब्रेक हुई होगी, काफ़ी देर से ब्रेक हुई होगी, तो इस वजह से काफ़ी ये स्लो हुआ, समझ रहे हो। तो बेसिकली क्या हमने कहा कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि हम पूरे के पूरे हमारे चैप्टर में इसी के बेसिस पर हम बात करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यही एक ऐसा टर्म है ना, इसी के बेसिस पे ये पूरा पूरा आपका जो है वो चैप्टर बन गया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन पे मतलब आपने कंसंट्रेशन कितना लिया, तो जैसा कि देखो हमको पता है कि अगर हम कंसंट्रेशन अगर बढ़ाते हैं, आपको पता होना चाहिए, आपने ये पिछले वाले टॉपिक में आपने पढ़ा था, तो आपको ये पता था कि आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है, वो इंक्रीज होता है। अगर आप किसी रिएक्शन की कंसंट्रेशन अगर आप डिक्रीज कर रहे हो, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आप डिक्रीज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है जो रेट ऑफ कंसंट्रेशन होगा वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो यही हमारा जो है ना, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, हम इसी की बात करेंगे। बाद में हम थोड़े से ये भी देखेंगे, टेम्परेचर के डिपेंडेंस की भी हम बात करेंगे फिलहाल, ठीक है। तो हमने थर्ड देखो कहा टेम्परेचर की लगे हाथ बात कर लेते हैं। देखो सिंपल है, अगर आप टेम्परेचर को अगर आप क्या करो, इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है ना, तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। जल्दी जल्दी बात करते हैं, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है,
ओके, मतलब एक जल्दी से समझ लेते हैं, जल्दी से रिव्यू ले लेते हैं, है ना, क्विक समरी एक देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट जो बताया गया वो बताया गया कैटलिस्ट के बारे में। तो क्या ख्याल है आपका कैटलिस्ट के बारे में? तो ये देखा गया कि भाई कैटलिस्ट के प्रेजेंस से हमारा जो स्पीड है रिएक्शन का वो में भी इंक्रीज या में भी डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है ना। पांचवी चीज जो इंपॉर्टेंट देखी गई वो देखी गई क्या? सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। तो ये देखा गया भाई जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, ठीक है, एरिया अगर बड़ा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा, समझ रहे हो, एरिया ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखा गया प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब समझ रहे हो सनलाइट, ठीक है ना। तो ये देखा गया मोस्टली रिएक्शन से ये इस देखो ये सब ये आपका चैप्टर पूरा का पूरा बेस्ड है एक्सपेरिमेंटल। हम एक वर्ड बार बार यूज करेंगे एक्सपेरिमेंट, तो आपको ये नहीं कहना कि सर ये कहां से आ गया, तो ये कहां से आया, एक्सपेरिमेंट के थ्रू आया। अब आप जाकर के करो लैब में, जाओ करो करो करो, कौन आपको रोकेगा, अच्छी बात है करो, ठीक है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट से ही सारे हमारे डाटा मिले, है ना, और उन्हीं सारी एक्सपेरिमेंटल डाटा को ही हम क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं फिलहाल, ठीक है। तो ये देखा गया कि जो प्रेजेंस ऑफ जो सनलाइट है ना, प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन कह सकते हैं, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन। तो रेडिएशन की वजह से हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, बट एक सर्टेन लिमिट तक, ठीक है। उसके बाद फिर रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होने लगा। एक हम ये कह सकते हैं कि हमारी सर्टेन लिमिट होनी चाहिए, वहां तक हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हुआ उसके बाद। तो फिलहाल इसमें ज्यादा कुछ नहीं समझना है, मैंने आपको जो भी बताया वो सारी अपनी चीजों को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, ऐसे ही जैसे मैंने बताया, ठीक है ना। कर लिया, चलो देखो मिटाते हैं। देखो बच्चे अपनी मेन हेडिंग लगा लो, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। तो डिपेंडेंस ऑफ, सॉरी एक मिनट यहाँ पे थोड़ा हेडिंग गड़बड़ हो गया, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन, है ना, ये जो हम जो रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना वो किस पर डिपेंड कर रहा है, रेट ऑन, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन, सॉरी कंसंट्रेशन, ठीक है। चलो तो डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन की वजह से हमारे रेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है हम ये देखने वाले हैं, और ये जो भी सारी की सारी हम जो वैल्यू यहाँ पे देखेंगे, जो भी थ्योरी हम पढ़ेंगे, ये सारा का सारा हमारा बेस्ड होगा किस पर, एक्सपेरिमेंटल। याद रखना वर्ड एक्सपेरिमेंटली हम क्या करें, सारे के सारे हम एक्सपेरिमेंटली हम जो है ऑब्जर्व करके हम ये सारी की सारी वैल्यू जो है वो दे रहे हैं, ठीक है ना। वो चाहे आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाला इक्वेशन हो, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी हमारे वो बेस्ड होगा एक्सपेरिमेंट पर, ठीक है ना। समझते हैं क्या चीज़ है, कैसे एक्सपेरिमेंट किया गया, क्या सारी आइडिया जो है वो कैसे आई गई। देखो तो यहाँ से हमें एक नया टर्म मिलने वाला है, रेट लॉ। एक छोटा सा टर्म याद रखो, रेट लॉ। अभी हम ये समझते हैं कि रेट लॉ क्या होता है, एंड रेट लॉ अगर आप पढ़ोगे तो उसी के साथ आपको रेट लॉ में ही एक कांस्टेंट मिलेगा जिसे हम कहेंगे रेट कांस्टेंट। समझ रहे हो, दो आपको टर्म समझने हैं, रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट, दो टर्म समझने हैं। देखो बहुत ही आसान है, सिंपल। जैसा कि आपको पता है, बात मेरे ध्यान समझना, जैसा कि आपको पता है, क्या पता है सर हमें, तो सर बहुत सारी चीज पता नहीं। देखो क्या पता है, ये हाँ ये भी आपको पता है कि जैसे मान लो अगर एक केमिकल रिएक्शन मान लो अगर हो रहा है, ठीक है ना, अगर एक केमिकल रिएक्शन अगर मान लो हो रहा है, हमने कहा सर यहाँ पे मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन हो रहा था, तो क्या है, इसका मतलब है कि उसकी जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है, आपको पता है ना, वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। बोलो, अगर एक केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन होने का मतलब है, मान लो आपने कहा सर A+B से क्या बना रहा है, C+D, ठीक है, तो इस A+B की जो कंसंट्रेशन हो रही होगी वो क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। अच्छा, और कंसंट्रेशन ऑफ जो प्रोडक्ट्स होंगे, प्रोडक्ट्स के जो कंसंट्रेशन होंगे वो क्या होंगे, वो इंक्रीज हो रहेंगे। अब देखो, तो सबसे पहले जो है हमारे जो दो साइंटिस्ट हैं, है ना, गोल्डबर्ग कह लो, जो भी कह लो, गुल्डबर्ग कह लेंगे एंड वैगे कह लें या वैगे कह लें, है ना। तो वो दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सबसे पहले ये चीज ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया कि कंसंट्रेशन की वजह से, है ना, हमारा जो रेट है रिएक्शन का वो क्या हो रहा है, वो कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। अरे बात में पहले तो साइंटिस्ट हैं गोल्डबर्ग एंड वैगे, है ना, उन्होंने कहा कि देखो ये हमने मतलब उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि कंसंट्रेशन की वजह से इस रिएक्शन का जो रेट है, रेट मतलब मैंने आपको क्या बताया, ये सब सारी चीजें मैंने पहले वाले वीडियो में मैंने बता दी है। रेट का मतलब स्पीड, तो कंसंट्रेशन की वजह से उसकी जो स्पीड है वो क्या कर रही है, वैरी कर रही है, ठीक है ना। तो इसी चीज को हम थोड़ा सा समझते हैं। उन्होंने कहा कि
द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, सारी चीज़ें आप मेंशन करोगे अपनी बुक में, कॉपी में, ठीक है, नोट्स में। रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट गिवन बाय, आइडिया कहाँ से है ना, गिवन बाय गोल्डबर्ग, वो वाला गोल्डबर्ग नहीं, WWE वाला गोल्डबर्ग मत याद कर लेना, ठीक है, ये गोल्डबर्ग थे वो वाले, वो नहीं है। एंड वैगे, क्या कह लो, वैगे कह लो या वैग कह लो, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने ये चीज़ देखा, ठीक है। अब इस चीज़ को उन्होंने एक नाम दिया, इस चीज़ को उन्होंने एक, अब ये कैसे डिपेंड किया है ना, कंसंट्रेशन पर कैसे डिपेंड किया, ध्यान समझना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैसे डिपेंड किया। तो उन्होंने इसका नाम दे दिया लॉ ऑफ मास एक्शन। आज मतलब कुछ अजीब बोला जा रहा है, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये जो कंसंट्रेशन पर ये जो हमारी जो रिएक्शन जो डिपेंड कर रही है, इसका जो रेट डिपेंड कर रहा है, वो हमने एक रूल बनाया और ये जो है वो इसी लॉ पर क्या कर रहा है, बेस्ड है। अब ये लॉ है क्या, लिख लेते हैं, नहीं तो लिखने लगे तो पूरा टाइम लगेगा, लिख करके समझाते हैं, ठीक है। देखो समझना, थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो बच्चे ध्यान समझना, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा उन्होंने स्टेटमेंट दिया, बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट दिया। क्या कहा उन्होंने कहा कि एट अ गिवन टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर की उन्होंने बात करी, एट अ गिवन टेम्परेचर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज रेज टू द पावर द स्टैच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट। अब ये मत बोलना सर स्टैच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, मैंने आपको बताया था स्टैच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है। देखो नहीं है समझ में ये स्टेटमेंट क्या, देखो समझाते। सपोज करो सर कि आपके पास एक रिएक्शन है, कंसीडर एक आपके पास एक रिएक्शन है ना, कुछ ऐसा ए प्लस बी और इनको आपने रिएक्ट कराया तो आपको क्या मिला, एक आपको प्रोडक्ट मिला, कोई भी आपको प्रोडक्ट्स आपको मिला, ठीक है ना। तो क्या कहता है इनका ये जो लॉ है ना, लॉ ऑफ मास एक्शन, जो क्या कहता है कि एट अ गिवन टेम्परेचर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। अब बताओ मेरे को कि इसमें जो रिएक्टिंग स्पीसीज है वो है क्या, ए और बी। तो इन्होंने कहा कि जो सर जो रेट है ना, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन है ना, ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, दैट इज कंसंट्रेशन को मैंने आपको बताया था कि कंसंट्रेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं विद इन बड़े ब्रैकेट में, है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब उन्होंने वो यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने देखो आगे क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि प्रोडक्ट ऑफ देयर कंसंट्रेशन, ठीक है ना, रिएक्टिंग स्पीसीज, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज रेज टू द पावर द स्टैच्यूमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब देखो, अब इस ए की स्टैच्यूमेट्रिक कोएफिशिएंट कितनी है, ए, दैट इज इसका पावर हो जाएगा ए, और बी की स्टैच्यूमेट्रिक कोएफिशिएंट कितनी है, बी, तो इसका पावर हो जाएगा बी। यही है लॉ ऑफ मास एक्शन। बट यहां से भी खुश मत हो जाना, है ना, ये आपका रेट लॉ नहीं है। बात समझो फिर से, ये है लॉ ऑफ मास एक्शन जो सिंपली किन्होंने दिया, गोल्डबर्ग, वो WWE वाले गोल्डबर्ग नहीं, गोल्डबर्ग एंड वागे, जो भी कह लो, जो भी आप प्रोनाउंस कर लो, ठीक है ना। तो उन्होंने लॉ ऑफ मास एक्शन दिया। अब इसी लॉ ऑफ मास एक्शन के बेसिस पर क्या बनाया गया, रेट लॉ। आप समझना, ये रेट लॉ नहीं है। क्यों नहीं है, बात देखो समझाते हैं। तो देखो गोल्डबर्ग ने जो ये जो रेट लॉ का जो दिया, मतलब आप यहां से अगर रेट इज इक्वल टू अगर आप कहोगे, है ना, तो रेट इज इक्वल टू क्या कहोगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी और इसकी रेज टू द पावर बी, है ना, ये आप कहोगे। तो अब यहाँ पे हमें एक भाई यहाँ से हमने प्रोपोर्शनल सिंबल हटा, तो यहाँ पे हमारा एक कांस्टेंट लगेगा, तो उस कांस्टेंट को हम कहते हैं के, है ना। और के हमारा क्या है, ये हमारा के क्या है, ये हमारा है रेट कांस्टेंट। हमारा जो के है ना, ये क्या है हमारा, ये है रेट कांस्टेंट। तो इसको भी हम फिलहाल अभी हम डिफाइन करेंगे, बट फिलहाल अभी हमें इस वाले टर्म का रेट कांस्टेंट नहीं लेना है, रेट कांस्टेंट, या और भी अलग अलग नाम से जानते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन ऑफ रेट के नाम से भी जानते हैं, तो कई नाम से जानते हैं, कंफ्यूज नहीं होना आपको। ओके, अब देखो हुआ क्या, तो गोल्डबर्ग ने ये जो दिया ना, ये दिया उन्होंने थ्योरेटिकली। कैसे दिया भाई, थ्योरेटिकली, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल आइडिया उनका नहीं था, ठीक है ना, ये एक्सपेरिमेंटल आइडिया नहीं था। लेकिन जब इसी चीज को जब एक्सपेरिमेंट करके, जब इसी रिएक्शन को, है ना, एक लैब में जब एक्सपेरिमेंट किया गया, तो ये पता चला कि नहीं, जो पावर है ना, वो उसकी स्टैच्यूमेट्रिक
भी हो सकती है। बात समझना ध्यान से, जो पावर है वो उसकी स्टैच्यूमेट्रिक भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। दो बात, जो पावर है सेम वही चीज है, रेट लॉ भी सेम वही चीज है, लॉ ऑफ मास एक्शन के ही अकॉर्डिंग है, लेकिन उन्होंने जो गोल्डबर्ग थे उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, उसकी जो स्टैच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट होगी उसका पावर लगा दो तो आपको रेट मिल जाएगा। नहीं, बट ऐसा नहीं है, एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं पाया गया। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि नहीं नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है, मे बी ऐसा हो सकता है, मे बी ऐसा नहीं हो सकता है। समझ गए? समझ गए? उन्होंने कहा कि जो हमारी जो कंसंट्रेशन है ना, ए की कंसंट्रेशन है, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो इसके पावर मतलब इसके मतलब ए पर ही डिपेंड करे, या बी की जो कंसंट्रेशन है वो इस पर बी पर ही डिपेंड करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझ गया? ओके, तो देखो यही ये कहा गया कि बट ऐसा नहीं हुआ है ना, हम ये कहेंगे कि बट एक्सपेरिमेंटली ये कह दिया जाए क्या कि रेट जो है ना, ऐसे कह दिया जाए, रेट ऑफ रिएक्शन देखो इसको थोड़ा सा हम अभी मैथमेटिकली टर्म्स में लिखते हैं ना, बाई एक्सपेरिमेंटली ये पता चला कि ऐसा कोई जरूरी नहीं था कि स्टैच्यूमेट्री उसका क्या बन जाए, उसका जो कंसंट्रेशन उसके पावर में लगे, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं था। उन्होंने कहा कि जो रेट है ना, ठीक है, सेम अगर हम इसी रिएक्शन की बात करें और इसी रिएक्शन को जब लैब में जब किया गया, ठीक है, क्या लिख दिया मैंने, रेट। ओके, तो रेट इज इक्वल टू क्या मिला, के और कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर अल्फा और इंटू बी रेज टू द पावर बीटा। अब ये अल्फा और बीटा कोई भी एक नंबर हो सकता है, वो या तो इसका स्टैच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। समझ रहे हो? तो यही हमारा है रेट लॉ। अब पहली बात सुनो, ये सारी की सारी जितने भी आपको इक्वेशन दिखेंगे, जितने भी आपको, अब यहीं से आपका बना ऑर्डर ऑफ इक्वेशन, सॉरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी आप अब यहाँ से जल्दी से देख लो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखो क्या होता है, तो जो भी हमारी इसकी पावर होती है ना, हम इनकी पावर को आपस में अगर ऐड कर देते हैं तो वही हमारी क्या बन जाती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है ना कि ये जितने भी आप यहाँ पे रिएक्शन पढ़ोगे, आप इस चैप्टर में जितने भी रिएक्शन पढ़ोगे ना, वो सारी की सारी एक्सपेरिमेंटली लैब में करी गई हैं, है ना, और उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पहले से ही फिक्स्ड है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पहले से ही फिक्स्ड है, उसका जो रेट है वो पहले से ही फिक्स्ड है। आप रेट जो है ना वो ऐसे आप थ्योरेटिकली नहीं निकाल सकते। मेरी बात समझना, ध्यान समझो हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या आपको समझाना चाहते हैं। हम आपको बस ये समझाना चाहते हैं ना कि आप जो रेट है वो आप डायरेक्टली थ्योरेटिकली नहीं निकाल सकते। लॉ ऑफ मास एक्शन उन्होंने दे दिया, बट वो सही हो भी सकता है, बट चांसेस हैं 50% चांसेस है कि गलत भी हो सकता है। बट अगर हम जो एक्सपेरिमेंटली हम जो कर रहे हैं, हम जो रेट निकाल रहे हैं, है ना, किसी भी इक्वेशन की, ठीक है, मतलब किसी कंसंट्रेशन, तो वो 100% है कि क्या होगा, राइट होगा, ठीक है, इसको कोई कट नहीं कर सकता। लेकिन वो चांसेस हैं कि मे बी गलत भी हो सकता है, मे बी गलत क्यों हो सकता है। मान लो अगर कंसंट्रेशन, मान लो हमने कहा सर यहाँ पे अल्फा, और मान लो सम हाउ जो है आपका प्रैक्टिकल में भी जो आपकी जो वैल्यू आई वो भी मान लो ए है, दैट इज इसका जो कोफिशिएंट था, तो फिर सही है। मान लो यहाँ पे जो अल्फा है मे बी वो ए की वैल्यू इक्वल हो सकती है, बीटा जो है वो मान लो बी के इक्वल हो सकती है, तो फिर सही है। लेकिन मोस्ट चांसेस में फिर ये गलत हो सकता है। तो यही आपका रेट लॉ है। समझ में आया रेट लॉ क्या है? इसको हम बस थोड़ा सा डिफाइन कर लें, मजा आ जाएगा समझ करके। डिफाइन कर लिया जाए। देखो अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं, यहाँ पे आप ये बता दो क्या है कि आपका ये जो ए है ना, जो ए है और जो बी है, आप बता सकते हो कि ए और बी आपकी क्या है। तो आपकी ये मोलर कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। जो भी आपका रिएक्टेंट हो सकता था, कुछ भी मान लो, आपने कहा आपने किसी भी दो रिएक्शन, आपने इक्वेशन मतलब सब्सटेंस का आपने क्या कराया, रिएक्शन कराया, तो आपकी उनकी कंसंट्रेशन है कि उसकी कंसंट्रेशन जो है वो कितनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको ये भी पता है कि यहाँ पे जो आपका के है वो आपका एक रेट कांस्टेंट है, ठीक है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आपको यहाँ से दो टर्म मिलने वाले हैं, रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट। आगे बात समझे, तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं अपने रेट लॉ को। आगे बात समझे, यही जो मैंने लिखा है ना, इसी से हम देखो रेट लॉ की हम डेफिनेशन बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। क्या बना दिया जाए, देखो इतनी बातें पहले आपने नोट डाउन कर लिया। ओके, देखो लिख लिया जाए, उसके बाद हम उसको आपको समझा देते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है। देखो बहुत ही आसान है,
देखो वैसे बहुत ही प्यारा सा डेफिनेशन दिया गया, बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन दिया। इसके बेसिस पे उन्होंने यही कहा कि रेट लॉ फॉर केमिकल रिएक्शन क्या है, तो इट इज द एक्सप्रेशन, क्या है भाई, एक एक्सप्रेशन है क्या, विच एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। देखो इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, तो रिएक्टेंट्स मान लो हमारे क्या है, ए और बी है, मैंने आपसे कहा, विद ईच टर्म रेज टू द पावर सम, रेज टू द सम पावर। अब जैसे मान लो आपने कहा कि मेरे पास मान लो अगर 3 टर्म होते, मान लो ऐसे कहते a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, मान लो आपको अगर एक प्रोडक्ट बनता, यहाँ पे a है, यहाँ पर b है, यहाँ पर c है, तो क्या कह रहा है कि विच मे और मे नॉट बी सेम एज स्टैच्योमेट्रिक कोफिशिएंट। देखो ये जो है उसका जो पावर है ना, वो या तो उसके जो पावर है ना वो या तो उसके स्टैच्योमेट्रिक के मतलब इक्विवेलेंट हो सकता है, सेम हो सकता है, या नहीं भी हो सकता है। मे और मे नॉट बी सेम एज स्टैच्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ दैट रिएक्शन इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और ये जो आपका जो रिएक्शन है ना वो बैलेंस्ड कंडीशन में होना चाहिए, ठीक है। तो उस केस में कंडीशन ये है कि उसकी जो कंसंट्रेशन की जो पावर है वो या तो स्टैच्योमेट्रिक के इक्वल हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। तो यही हमारा क्या है बच्चे, रेट लॉ। क्लियर है, आगे बात समझ में, तो ये आप चुपचाप अपनी कॉपी में लिख लो, बहुत ही आसान है रेट लॉ, बहुत ही आसान सिंपल। रेट लॉ समझ में आया, क्या है रेट लॉ, यही है, एनसीईआरटी उस रेट लॉ को ऐसे ही डिफाइन करता है। ओके, अच्छा अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है इस बात में, मैं आपसे फिर से बोलूंगा वही बात कि इस रेट को है ना, इक्वेशन की अगर आप रेट निकालना चाहते हो तो आप इसको थियोरेटिकली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आपको इस इक्वेशन को लैब में ले जाकर के करना पड़ेगा, जो भी पैरामीटर्स उसको फॉलो करने पड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो आपको बना बनाया जो है इक्वेशन, कुछ इक्वेशंस आपको याद भी रखने हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि ऐसा कुछ याद भी रखना हो, और उसके बेसिस पे आप उसका जो है ऑर्डर, अगर आपने रेट, अगर आपने मतलब अगर आपने रेट अगर एक्सप्रेस कर दिया, आपने जैसे मान लो ये इक्वेशन दिया, इक्वेशन मान लो रेट अगर एक्सप्रेस्ड है तो हम वहां से उसका ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। फिलहाल हम ऑर्डर समझते हैं, बट उसके पहले हम यहाँ से अपने रेट कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं। किसको डिफाइन करते हैं, रेट कांस्टेंट को। देखो तो आपने कहा सर हमें फाइनली हमें मिला, हमने कहा सर रेट इज इक्वल टू, हमें क्या मिला, रेट इज इक्वल टू मिला k और a टू द पावर a रेज टू द पावर अल्फा और कंसंट्रेशन ऑफ b रेज टू द पावर बीटा, ठीक है। अब क्या हो, एक कंडीशन ले ली जाए कि यदि ऐसा हो जाए, ठीक है, इफ कंडीशन हम ये ले लेते हैं कि जो कंसंट्रेशन ऑफ a है और कंसंट्रेशन ऑफ b है वो आपस में इक्वल जाए, और उसकी हमने कंसंट्रेशन मान लो 1, मतलब हमने यूनिट वैल्यू हमने ले ली, तो उस केस में देखो आपको जो रेट है वो क्या मिलेगा, आर इज रेट इज इक्वल टू, क्या लिख रहे हैं, रेट क्यों लिख रहा है, रेट इज इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो आपको के मिलेगा। तो आप क्या कह सकते हो कि रेट कांस्टेंट को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि रेट कांस्टेंट में भी डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, द रेट जो भी आपका रिएक्शन था, सपोज करो ये बार बार रिएक्शन है ना, मैंने आपको बताया रिएक्शन क्या है, द रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसे कह सकते हो कि द रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, व्हेन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट टेकन एज यूनिटी। लिख लो इस चीज को, लिख लो क्या, फिर से सुनो मेरी बात, रेट कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज, रेट कांस्टेंट दैट इज के में बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन, कब, व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट, में भी 3 हो सकते हैं, समझ रहे हो, में भी ऐसा भी हो सकता है ना, मैंने आपको बताया a प्लस बी प्लस सी क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा, तो ईच है ना, हम कह रहे हैं ना ईच, हम क्या बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट, में भी मान लो यहाँ पे सी भी आ सकता है, ईच रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी। तो अगर हम उस केस में हम कहेंगे कि हम उस केस में अपने हम रेट को क्या कर लिए हैं, हमने डिफाइन कर लिया। फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा सर मेरे को समझ में नहीं आया, क्या आप बताना चाहते हो, फॉर एग्जांपल देखो हम एक इक्वेशन देखेंगे, उस इक्वेशन को हम जो है थ्योरेटिकली देखना चाहेंगे, है ना, कि लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, और हम उसको रेट लॉ की भी अकॉर्डिंग देखेंगे। देखो फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि सर मेरे पास एक इक्वेशन था, एग्जांपल के तौर पे हम कोई भी एक इक्वेशन लेते हैं, जैसे मान लो हमने यहाँ NO2, ठीक है, प्लस F2, ये पहले से बैलेंस्ड है, तो क्या बना 2NO2F, ठीक है। तो अब क्या है, देखो इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन लगाया गया, क्या लगाया बच्चे, लॉ ऑफ, अब आपको समझ में आएगा यहाँ से, लॉ ऑफ मास एक्शन लगाया गया, अरे सर क्या लिख रहे हो, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, लगाया गया, तो देखो क्या मिला, तो रेट जो है वो किसके इक्वल मिला, रेट इज इक्वल टू के, और देखो यहाँ पे हमारा स्पेसीज क्या है, रिएक्टेंट्स क्या है, NO2,
अब इसका कोफिशिएंट, इसका जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो कितना है, 2 है, तो रेज़ टू पावर 2 हो गया। यहाँ पर आपका दूसरा रिएक्टेंट क्या है, F2 है, और इसका जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 1 है, तो 1 हम शो नहीं करते, ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है कि इसकी रेज पावर जो है, पावर है वो कितनी है, 1 है, ठीक है ना। तो ये आपको मिला रेट किसके बेसिस पे, लॉ ऑफ मास एक्शन के बेसिस पे। लेकिन इसी में हमने फिर से हमने इसको लैब में ले जाकर के किया, एक्सपेरिमेंट किया, बाय एक्सपेरिमेंट जब हमने जब क्या कर रहे हैं सर, देखो जब इसको एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, बहुत जल्दी बोलना चाह रहे हैं लेकिन वो नहीं, देखो जब लैब में जब ले जाकर के जब हमने एक्सपेरिमेंट किया, तो हमें जो रेट मिला ना, वो देखो कितना मिला, रेट इज इक्वल टू K और NO2। अब इसकी पावर कुछ नहीं, दैट इज क्या समझना है, 1 समझना है, और F2 की भी पावर कितना मिला, 1 समझना है। तो एग्जैक्ट हमें लैब में ये मिला कि इसकी जो पावर थी वो 1 थी, इसकी पावर, इस वाले रिएक्टेंट की पावर 1 थी, इस वाले रिएक्टेंट की पावर 1 थी, लेकिन थ्योरेटिकली जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो ये बता दिया है ना। तो हम जो है थ्योरेटिकली निकाल ही नहीं सकते। समझ रहे हो मेरी बात, आगे मेरी बात समझने की सर आपको क्या समझाना चाहते हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, बताओ, आप कमेंट करके बताओगे हाँ सर मेरे को समझ में आ गया, क्लियर है। तो ऐसे ही बहुत सारे इक्वेशन होंगे, है ना, जो आप देख करके कहोगे नहीं, इसका जो पावर है वो ये होगा, इसका जो पावर है ये होगा, आप यहाँ देख करके बोलोगे, लेकिन मे बी ये ट्रू भी हो सकता है और मे बी ये रॉन्ग भी हो सकता है। ऐसे हम बहुत सारी इक्वेशन देखेंगे कि जिसका जो कोफिशिएंट था वही उसका क्या बन गया, पावर बन गया, और वो सही भी था, लैब में जब किया गया तो वो चीज़ आया भी, है ना। तो वही तो डेफिनेशन है कि मे और मे नॉट बी सेम एज स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्लियर है ये बात, बताओ, रेट लॉ समझ में आया, कोफिशिएंट ऑफ जो रेट कांस्टेंट है वो समझ में आया, क्या होता है, आगे बात समझ में, चलो आगे बढ़ा जाए, क्या देखते हैं अब। ओके, देखो नाउ हम बात करते हैं कि हमारा ये जो रेट कांस्टेंट है K, ये K, इसकी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो हम उस कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। हेडिंग लगा लो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा पूछ लेता है 1 मार्क्स में, तो हम इसको देख लेते हैं जल्दी से। देखो बच्चे, कुछ बेसिक से हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, किसके, रेट कांस्टेंट के। तो अभी एक वर्ड आएगा, एक वर्ड में कंफ्यूज मत होना है। देखो हम यहाँ पे रेट कांस्टेंट की क्या देखने वाले हैं, कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज, कुछ बेसिक्स है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं। देखो, तो हमने कहा सर कि सबसे पहली चीज कि हम स्टडी क्या कर रहे थे अपने इक्वेशन के रेट के बारे में, कि भाई उस हमारे इक्वेशन की रेट क्या है, स्पीड क्या है ना। तो ये बताया गया, पहला पॉइंट ये बताया गया कि द वैल्यू ऑफ रेट, है ना, बात समझना, वैल्यू ऑफ रेट ऑफ एनी रिएक्शन, यानी कि किसी भी इक्वेशन की जो रेट है वो डिपेंड करती है किस पर, रेट कांस्टेंट पर, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर रेट कांस्टेंट अगर इंक्रीज करता है, देखो 2 वर्ड्स हैं, रेट कांस्टेंट और एक है रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आ रही बात, रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, 2 चीज है ना, ठीक है, रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये बताया गया बच्चे कि अगर किसी भी इक्वेशन की रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो डिपेंड करती है रेट कांस्टेंट पे। अगर रेट कांस्टेंट अगर इंक्रीज करता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करता है, रेट कांस्टेंट अगर डिक्रीज करता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज करता है। तो पहला पॉइंट यही है, लिख सकते हो, लिख लिया जाए। देखो क्या लिखोगे, ये कहा गया कि द वैल्यू ऑफ rate of any reaction, the value of rate of any reaction depends upon the rate constant, ठीक है, रेट कांस्टेंट। और कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना, ठीक है ना, आपने ये पढ़ा ना, रेट इज इक्वल टू के, है ना, आर इज इक्वल टू के, ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कैसे, आप ये कहोगे कि अगर इंक्रीज करेंगे तो हमारी जो रेट कांस्टेंट है अगर इंक्रीज होगी तो हमारा जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, पहली चीज। दूसरी चीज देखो, ये बताया गया कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हर इक्वेशन की जो रेट है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो यानी कि रेट उसकी अगर कांस्टेंट है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो उसका जो रेट कांस्टेंट होगा पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो भी क्या होगा, फिक्स होगा। अब जैसे ही हम टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, मतलब हम टेम्परेचर अगर चेंज करते हैं, है ना, ठीक है, तो उसकी जो रेट कांस्टेंट है वो भी क्या होगी, चेंज होगी। और अगर रेट कांस्टेंट चेंज हुई तो फिर हमारा जो रेट है
ओवरऑल इक्वेशन का जो रेट है, समझ रहे हो, दो चीज़ें हैं ना, रेट है, रेट मतलब स्पीड जो है उस इक्वेशन की स्पीड क्या है, और रेट कांस्टेंट का मतलब कि किस स्पीड से वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। तो जो रेट है ओवरऑल इक्वेशन की वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो दूसरी चीज़ हमने कहा कि एवरी रिएक्शन हैज डेफिनिट, कौन सा डेफिनेट, वो किसी ने वो देखा है क्या मूवी, नहीं देखा क्या, गैंग ऑफ वासेपुर, चलो डेफिनेट देखो, उसमें डेफिनेट का क्या रोल है मत देखना, ठीक है। फॉर एवरी रिएक्शन हम ये कह सकते हैं कि एवरी रिएक्शन हैज़ अ डेफिनेट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है सर, अभी टेम्परेचर हमारा क्या था, कांस्टेंट था, पर्टिकुलर, ओके, कूलर, ठीक है, टेम्परेचर। अच्छा, तो क्या हुआ, अब मान लो हम अगर टेम्परेचर चेंज कर दे तो, एंड चेंज ए, मतलब क्या हुआ, जो हमारा रेट कांस्टेंट है वो क्या हो गया, चेंज हो गया, कब, विद चेंज इन टेम्परेचर। और मैं जब टेम्परेचर हमने जब चेंज किया तो हमारा जो रेट कांस्टेंट है वो भी क्या हो गया, चेंज हो गया। चेंज क्या, हम किसकी बात कर रहे हैं, चेंज की, रेट कांस्टेंट की चेंज की बात कर रहे हैं, कब, जब हमने टेम्परेचर को चेंज किया। क्लियर है। चलो एक और जल्दी से देख लेते हैं, थर्ड हम जो पार्ट है वो देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कंफ्यूज। थर्ड पॉइंट, द वैल्यू ऑफ, ये देखो एनसीईआरटी में बड़ा अच्छा दिया है, ठीक है ना, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज, ठीक है, ये उस पर डिपेंड नहीं करता कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, ये उस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। क्या, रेट कांस्टेंट नहीं डिपेंड करता, फिर से मैं बोल रहा हूं, रेट कांस्टेंट नहीं डिपेंड करता, रेट ऑफ इक्वेशन डिपेंड करता है। हाँ, अब सर थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ, समझ रहे हो, रेट कांस्टेंट दैट इज के डिपेंड नहीं करता कि उस स्पेसीज की, उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, बट ओवरऑल जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, ठीक है, किसी भी इक्वेशन का, वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पर, बट के जो है वो डिपेंड नहीं करता, ठीक, क्लियर है ये बात। चलो फोर्थ एंड लास्ट इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, क्या ये बताता है, देखो अब आप बोल रहे होगे सर अगर के है तो भाई के की क्या होगी, कुछ यूनिट्स भी होंगी, वैसी बात है सर, यूनिट होंगी ना, तो के की यूनिट होगी, तो अब होंगी क्या, ये के एक ऐसा कांस्टेंट है ना, एक ऐसा, मतलब आप कह लो कि एक ऐसी क्वांटिटी है ना जिसकी यूनिट हमेशा चेंज होती है। कैसे समझते हैं, देखो, तो ये बताया गया, एनसीईआरटी ये बोलता है कि जो यूनिट है, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब सर ये एक नया टर्म आ गया, और मैंने आपको इशारों में मैंने आपको ये भी बता दिया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। नहीं आया समझ में, है कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर से समझते हैं क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो, तो ये बातें पहले आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1 मार्क का ये क्वेश्चन, ऐसे 2 मार्क का क्वेश्चन ये पूछ सकता है, चलो बताओ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट, क्या क्या रेट कांस्टेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, ठीक है। चलो इसको मिटा दिया जाए। नाउ हेडिंग लगाओ बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान। देखो सर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कुछ नहीं, सिंपल सा, ये भी बहुत आसान है। कहता है कि द सम ऑफ एक्सपोनेंट, बस, टू विच द मोलर कंसंट्रेशन इन रेट लॉ इक्वेशन। तो भाई देखो, सम आपको किसका करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप वो लॉ ऑफ मास एक्शन लगाए और लॉ ऑफ मास एक्शन लगा करके उसका आपने क्या कर लिया, सम कर लिया, नहीं, गलत हो जाएगा। सम आपको किसका करना है, सम आपको करना है रेट लॉ इक्वेशन का। आपको जो पावर है ना, जो भी कंसंट्रेशन की जो भी पावर है ना, उसको आपको क्या करना है, सम करना है। देखो नहीं, यहाँ समझे सर ये क्या बता रहे हैं आप, देखो फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझते हैं, मान लो आपने कहा सर मेरे पास ऐसे एक इक्वेशन था, ए प्लस बी प्लस सी, और ये हमें मिला एक प्रोडक्ट, क्या मिला बच्चे, एक प्रोडक्ट मिला। क्या हुआ कि जो रेट है ना, रेट इज इक्वल टू, क्या कहा आपने, देखो आप जब इसमें जब रेट लॉ लगाओगे तो क्या कहोगे, कि कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज़ टू द पावर अल्फा, ये तो नहीं ले सकते ना, ये तो फिर हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन हो जाएगा, इनटू
कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर बीटा इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज टू द पावर गामा। ये 3 मिले, या पी क्यू आर कुछ भी ले लो, ठीक है ना, कुछ भी आपने ले लिया, अल्फा बीटा गामा, आपके आपके अपने नाम का पहला अक्षर ले लो, अपने छोटे वाले भाई का नाम के पहला अक्षर ले लो, ठीक है, आपकी जो ठीक है, आप उसका भी नाम का पहला अक्षर ले लो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अल्फा बीटा गामा हो गया। अच्छा, तो आप यहाँ पर ये बताओगे, यहाँ पर ये कहा गया, देखो यहाँ पर ये कहा गया कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर एक बात आपको ये भी बताना पड़ेगा कि जो ए है, बी है एंड सी है ना, आर क्या है, ये हमारे स्टाइचोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं, स्टाइचोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं, स्टाइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो स्टाइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है में, ठीक है, में और में नॉट बी इक्वल हो भी सकता है, मे भी शायद ऐसा, हम कभी ऐसा हम इक्वेशन पढ़ेंगे, अभी तो हमारा ही चैप्टर बचा है, तो मे और मे नॉट बी इक्वल टू अल्फा बीटा एंड गामा। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम खुद से नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं हमने लॉ ऑफ मास एक्शन लगा करके हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता दिया, नहीं, गलत हो जाएगा, मत करना ऐसा। ऐसा नहीं है कि आपने लॉ ऑफ मास एक्शन लगाया और आपने ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता दिया, गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो ये सारी चीजें, ये अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक नंबर हो सकता है, इवन आपका ये एक डेसिमल नंबर भी हो सकता है, समझ लो, एक फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकता है वो पॉइंट में भी आ सकता है। आप कहते हैं ना फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो 2.5 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये भी हो सकता है, समझ लो, 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये भी हो सकता है। क्लियर है ये बात? तो ऐसा मत करना कि क्या वो लॉ ऑफ मास एक्शन लगा करके आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल दिया, नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखा गया, जैसे जब हमने HCl का, जब हमने फोटोसिंथेसिस किया, ठीक है, तो तो कैसे बना HCl हमारा, कैसे बना, तो H2 लिया हमने और Cl2 लिया, ठीक है, हमने उसको सनलाइट में रखा H न्यू, तो हमें क्या मिला, हमें मिला 2HCl, ठीक है ना। तो एक्सपेरिमेंटली ये पता चला कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, इस H2 की और Cl की, वो 0 है। मतलब इसकी जो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, ठीक है, वो इसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। एक्सपेरिमेंटली क्या पता चला बच्चे, देखो ये पता चला कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड Cl2, ठीक है। यानी कि इट मीन्स आप क्या कहोगे कि रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, भाई देखो कंसंट्रेशन है ही नहीं, कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं किया। कंसंट्रेशन पर डिपेंड करने का मतलब क्या है कि कोई वैल्यू होती, 1 होती, 1.5 होती, 1.9 होता, समथिंग कुछ ऐसा होता, अल्फा इज इक्वल टू समथिंग कुछ ऐसा होता, बट है ही नहीं। तो हम ये कहेंगे कि इस केस में कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं है रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। क्लियर है ये बात? बताओ। तो आप इसे कहोगे कि हमारा जो रिएक्शन है हमारा 0 ऑर्डर, कैसा ऑर्डर है, 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। कैसा ऑर्डर है भाई, 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। सिमिलरली एक और जो है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो हमने कहा एक और मेरे पास ये था N2O5 था, हमने इसका क्या किया, हमने इसका डिसोसिएशन किया, मतलब हमने इसको तोड़ा, ठीक है। N2O5 को हमने तोड़ा, कैसे, मतलब कूटा नहीं, मतलब एक कुछ, अच्छा, तोड़ने का मतलब कुछ बच्चे और समझते, तोड़ देना मतलब पीट देना, अच्छे से कूट देना, ठीक है। तो वो वाला, हाँ ठीक है, चाहे जो भी समझ लो। तो हमने इसको क्या किया, हमने इसको कूट दिया, मतलब इसको तोड़ दिया, ठीक है। तो NO2 प्लस O2 हमें मिला। तो एक्सपेरिमेंटली ये पता चला, क्या, बाई एक्सपेरिमेंटली, मैं यहाँ पे देखो एक वर्ड बार बार ले रहा हूँ ना, एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, ये पता चला कि इसका जो रेट है ना, रेट इज इक्वल टू K और N2O5 इसकी पावर 1। मतलब कि इसकी देखो, अब इसकी जो भी रिएक्टेंट थी, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी मिली, 1 मिली बाई एक्सपेरिमेंट। तो अब क्या कहोगे कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितना है, 1 है। सॉरी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, 1 है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, 1 है, ठीक है ना। तो आप ये कहोगे कि इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या कहोगे, इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैसे पता चला, अभी फिलहाल अभी हम बाई एक्सपेरिमेंट ले, हम केवल समझ रहे हैं चीजों को कि कैसे फर्स्ट ऑर्डर कैसे मिला, सेकंड ऑर्डर कैसे मिला, थर्ड ऑर्डर कैसे मिला,
ठीक है ना। तो अब हम इसके बेसिस पे देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बेसिकली आपके सिलेबस में आप ऐसा इसका कोई स्पेशल टाइप्स मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, आपका मे बी फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं, मे बी आपका डेसिमल में भी आ सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बट हमें 3 टाइप के पढ़ने हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड, सॉरी 4 टाइप के पढ़ने हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना। स्टार्ट करें, किया जाए। देखो हेडिंग लगा लो, टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो बच्चे, ना हम बात कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। क्या कहा गया कि इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा ना, वो केवल डिपेंड करेगा किस पर, किसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। भाई देखो, फर्स्ट ऑर्डर की बात करनी है, यानी कि हमें ऑर्डर 1 लेना है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा केवल और केवल किसी एक स्पेसीज के कंसंट्रेशन पर। ध्यान समझो, किसी एक स्पेसीज के कंसंट्रेशन पर। देखो हमने क्या कहा कि इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ, या ऐसे कर ले केवल द रेट, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन जो भी है हमारा, द रेट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टिंग स्पेसीज। ठीक है, किसी एक रिएक्टिंग स्पेसीज पर क्या कर रहा है, ये एक्ट कर रहा है, मतलब वर्क कर रहा है। तो दैट इज ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। देखो मतलब क्या कहा गया कि ये कहा गया रेट इज इक्वल टू, है ना, के और ए, बस इसके पावर 1, कुछ नहीं। तो क्या समझना है, 1 ही समझना है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने कहा कि मेरे पास ये था NH4NO2 था, और हमने इसको क्या किया, डिसोसिएट किया। तो किसमें टूटा, ये मान लो N2 और प्लस 2H2 में ये डिसोसिएट हो। तो इसका जो रेट देखने को मिला बाय एक्सपेरिमेंट, कैसे बता रहे हैं हम, बाय एक्सपेरिमेंट, इसका जो रेट देखने को मिला वो क्या मिला, वो मिला NH2NO2, बस इसकी पावर 1, कंसंट्रेशन मतलब इसकी पावर, यानी कि अल्फा की वैल्यू 1 मिली। ठीक है। एक दूसरा इक्वेशन था, मान लो हमने कहा जैसे H2O2 है, इसमें हमने इसको हमने डिसोसिएट किया, तो देखो हमें क्या मिला, H2O प्लस हाफ O2। तो इसका जब हमने रेट निकाला बाय एक्सपेरिमेंट, तो हमें ये मिला क्या, K और H2O2, कंसंट्रेशन की पावर कितना, मतलब इसके पावर कितना, 1। ठीक है। तो इस केस में हम कहते हैं कि हमारे ये जितना भी रिएक्शन है, ये सब सारे के सारे कैसे रिएक्शन है, ये हमारे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। कैसे रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और देखो लग भी रहा है, मतलब आप वो अप्लाई करो, लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करो। देखो यहाँ पे कितना है, 1। तो ये बताया था, मे और मे नॉट बी इक्वल टू, ठीक है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये वही चीज है। अरे बात समझ में। देखो ना बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, अब देखो जैसा नाम से लग रहा है, तो आपको क्या पता होना चाहिए, सेकेंड ऑर्डर, दैट इज इसका ऑर्डर 2 होना चाहिए। यानी कि आप किसी को ऐड करो, ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू है वो दोनों मिलकर के कितनी हो जाए, 2 हो जाए, या ऑटोमेटिकली, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, तो वही बात हम इसमें कहेंगे कि इन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जो रेट होगा वो डिपेंड करेगा किस पर, अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ 2 रिएक्टिंग स्पेसीज। देखो अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि केवल 2 रिएक्टिंग स्पेसीज पर ही वर्क करे। मतलब फॉर एग्जांपल हम अगर इसके लिए अगर हम कहें सेकेंड ऑर्डर के लिए कहें, तो हम क्या कहेंगे, रेट इज इक्वल टू के और ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 2, रेज टू द पावर 2, यही तो है। देखो फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा सर, मान लो मैंने कहा कि मेरे पास एक इक्वेशन था 2HI, ठीक है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, H2 प्लस I2, है ना। तो इसका जब रेट देखा गया तो क्या मिला, बाय एक्सपेरिमेंट, ऐसे यहाँ से देख करके नहीं, बाय एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये देखा गया कि हमें जो रेट है वो मिला इज इक्वल टू के और HI रेज टू द पावर 2, कंसंट्रेशन ऑफ HI रेज टू द पावर 2, ये देखना। तो देखो है, या फिर एक दूसरा इक्वेशन ले लें अगर हम इसका, अगर हम एक दूसरा इक्वेशन ले लें, क्या, जैसे मान लो हमने ले लिया CH3COO2H5 और हमने इसको रिएक्शन कराया NaOH से, तो ये ब्रेक हुआ, जो भी ब्रेक हुआ होगा, जैसे मान लो ये ब्रेक हो जाएगा क्या, CH3COO, यहाँ से Na इसके साथ आ जाएगा, और ये C2H5OH, है ना, एथिल अल्कोहल बन जाएगा। तो देखो इसका जब रेट देखा गया, है ना, रेट इज इक्वल टू, तो ये पता चला कि कंसंट्रेशन ऑफ CH3
C00C2H5 रेस्ट टू द पावर 1, कुछ नहीं, 1 नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। फिर इनटू एक और हमारा रिएक्टेंट है, कौन सा, NaOH, ठीक है। इसके तो देखो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो दोनों का मिलाकर के कितना हो गया, है ना, सम कहते हैं ना हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या करते हैं, पावर का हम सम करते हैं, ठीक है। तो इनका मिलाकर के क्या मिला गया, 2, यानी कि हम ये कहेंगे कि हमारा ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। देखो ना बात करते जैसे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, बहुत आसान है ये सब, ठीक है ना। अभी हम केवल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देख रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन यहाँ तक अगर बताओ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन देखो सिंपल, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में क्या कहा गया होगा कि भाई जो पावर है वो रेज टू दी पावर, मतलब ये कह सकते हैं कि इन थर्ड ऑर्डर रिएक्शन द रेट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली 3 स्पेसीज, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मतलब हम ये कह रहे हैं इसके लिए क्या कि रेट इज इक्वल टू जो होगा वो के ए रेज टू द पावर कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर 3, दैट इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। या फिर मे बी ऐसे अलग अलग होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हमने कहा कि मेरे पास एक रिएक्शन था, क्या, ये 2NO प्लस O2, ये रिएक्शन हुआ तो हमें क्या मिला, NO2, बैलेंस कर लिया, 2 हो गया। देखो तो इसका रेट देखा गया ना बाय एक्सपेरिमेंट, कैसे, बाय एक्सपेरिमेंट। तो रेट इज इक्वल टू क्या मिला देखने को, K और NO2, सॉरी NO रेज टू दी पावर कंसंट्रेशन ऑफ NO, कंसंट्रेशन ऑफ कैसे पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ NO रेज टू दी पावर 2 और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ O2 रेज टू दी पावर 1। तो देखो इसका रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, 2 + 1 दैट इज 3, अल्फा प्लस बीटा, समझ रहे हो। तो अभी देखो हम जितने भी इक्वेशन अभी तक हमने देखे ना, तो सब में हम जो है लॉ ऑफ मास एक्शन देखो अप्लाई हो रहा है ना, लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई हो ही रहा है, ऐसा है कि फैक्ट है कि नहीं, बताओ, ठीक है। एक और देख लिया जाए, जैसे मान लो हमने कहा, वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भी आप भी आगे भी देखोगे, उसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है ना, इतनी चीज़ें पता आपको समझ में आ रही हैं। देखो ना जल्दी से बात कर लेते हैं अपने हम ABCD है ना, D दैट इज जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हेडिंग लगा लिया, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमारा जो रेट है ना वो इंडिपेंडेंट होगा, किससे, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन से क्या होगा, इंडिपेंडेंट, मतलब कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करेगा भाई, तभी तो जीरो मिलेगा। आगे वैसे मैंने जो एग्जांपल दिया था, ठीक है ना, आप ये वाला एग्जांपल लिख लोगे, क्लियर है, लिखे हो ना आप, ठीक है, तो वही वाला आप एग्जांपल जो है वो लिख लेना, है ना। देखो तो आप इसमें बता दो, सिंपली आप ये बता दो कि जब कंसंट्रेशन, मतलब इस जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या होगा, द कंसंट्रेशन ऑफ कुछ उल्टा सेंटेंस बना रहे हैं। देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमने ये कहा जैसे बनाया ना, हाँ ठीक है वैसे बना लिया जाए। हमने ये कह दिया कि द रिएक्शन रेट इज इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, ठीक है। तो डिपेंड ही नहीं करेगा कंसंट्रेशन पर। ये हमने बात कर ली किसकी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की हमने बात कर ली। नाउ यहाँ से अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हम समझते हैं, जल्दी से समझ लेते हैं, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भाई देखो अगर रेट कांस्टेंट है तो रेट कांस्टेंट की क्या होगी, एक यूनिट होगी, क्या होगी देखते हैं। और मैंने आपको ये बताया था कि रेट कांस्टेंट की हमारी जो भी यूनिट होगी ना वो चेंज होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ क्या होगी, चेंज होगी, जैसा कि आप समझ पा रहे हो। क्यों होगी, कैसे होगी, ये देखते हैं। अब हेडिंग लगा लो, क्या, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा। देखो ध्यान समझना, बहुत ही आसान है यूनिट निकालना, किसी भी मतलब रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है ना वो आप निकाल सकते हो, बट ये वेरी करेगी, है ना। जीरो ऑर्डर की कुछ और होगी, फर्स्ट ऑर्डर की, सेकेंड ऑर्डर की, थर्ड ऑर्डर की कुछ और होगी। तो कैसे निकालते हैं ये समझ लेते हैं। सपोज करो कि आपके पास कोई एक रिएक्शन है, ठीक है ना, लेट अ रिएक्शन, मान लिया हमने सर Na था और इसको हमें मिला करके हमें एक प्रोडक्ट मिला, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखो, अगर रेट निकालना चाहोगे तो क्या बताओगे, रेट इज इक्वल टू क्या होगा, K और A रेज टू द पावर n। अब समहाउ आप ये बताओगे कि आपकी यहाँ पर जो
एन है, ये एक्सपेरिमेंटली किया गया है ना, और आपने ये बताया कि यहाँ पे हमारी जो एन है ये क्या है, हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बोलो ऐसा बोल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ क्या है, ये रिएक्शन है। अच्छा अब देखो, तो आपको अपने पिछले वाले चैप्टर, आपने पिछले वाले टॉपिक से, है ना, लेक्चर नंबर 1 से आपने रेट का जो है यूनिट निकाला था ना, यूनिट ऑफ रेट क्या निकाली थी, याद है? कितने बच्चों को याद है? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, याद आया? याद आया सर। अच्छा, और ए आपका देखो क्या है, ए भी आपका एक कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होगी? ए आपका क्या है, कंसंट्रेशन है, तो इस कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होगी? मोल लीटर इनवर्स, ये तो होगा। मोल कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर, भाई मोल पर लीटर, ठीक है। रेट की यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर सेकेंड, ये तो होगा, याद करो, ठीक है। चलो अच्छा, तो ऐसा करते हैं कि हम इन सारी की यूनिट को हम ना यहाँ पर रखते हैं, है ना। देखो, तो रेट की यूनिट क्या रखेंगे? हम ये रखेंगे मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है, इज इक्वल टू के की जगह के छोड़ दिया, और देखो इस ए की यूनिट रखते हैं, क्या है ए की यूनिट, क्या है? मोल और लीटर इनवर्स। अब देखो इसके पावर क्या है? एन है, तो इसके पावर भी हमें क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। यहाँ से आप के को यहीं पर छोड़ दो, के को आपने यहीं पर छोड़ दिया, तो ये जो ये चीज़ है ये पूरा इसके अपॉन में आ गया, तो यहाँ पे पहले से क्या है, यहाँ पे आपके पास पहले से है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स अपॉन मोल लीटर इनवर्स। अब इसके पावर में एन, बात समझना, ठीक है, इसके पावर में क्या हो गया? एन हो गया। अच्छा, इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करें, और तो हमने कहा सर देखो मोल लीटर इनवर्स को हमने ले लिया एक साथ, मोल इंटू लीटर इनवर्स को एक साथ, और सेकेंड इनवर्स को रख दिया अलग। अब देखो जब ये ऊपर जाएगा, मोल लीटर इनवर्स जब ये ऊपर जाएगा, तो ये भी कुछ ऐसा होगा, मोल लीटर इनवर्स के पावर -1, बोलो -n होगा, -n होगा, ये ऊपर जाएगा भाई, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? जो पावर प्लस में है अभी नीचे साइड में, ऊपर जाएगी तो कैसे जाएगी? माइनस में हो जाएगी। तो अब ये देखो, ये मोल लीटर इनवर्स के पावर 1 और इसके पावर -n, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई, देखो बेस दोनों की सेम है, दोनों की बेस क्या है? सेम है, तो बेस सेम होती है तो पावर आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो मोल लीटर इनवर्स के पावर 1 -n और सेकेंड इनवर्स की पावर 1, ये आपकी रेट कांस्टेंट की क्या है? यूनिट है। किसके लिए? एक नॉर्मल हमारे एक जनरल इक्वेशन के लिए, समझ रहे हो? इस टाइप की इक्वेशन के लिए, है ना, ये जो हमने जो इक्वेशन लिखी। अब क्या हो कि हमने कहा सर अगर हमारा क्या हो, अगर ये हमारा रिएक्शन अगर फर्स्ट ऑर्डर का हो, बात समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जब यहाँ से आने वाली है ना, तो आपने ये के निकाल लिया एक जनरल इक्वेशन के लिए, लेकिन हमने कहा सर क्या हो कि हमारा जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर का हो, है ना, तो हमने कहा सर फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के आप मेरे को ये बताओ कि एन इज इक्वल टू कितना रखते हो? 1 रखते हो, तो जहां जहां एन है उसकी वैल्यू क्या रखती जाए? 1 रखती जाए, देखो रख दो, तो क्या मिल जाएगा वो? के इज इक्वल टू, देखो क्या मिलेगा? मोल लीटर इनवर्स के पावर 1 -n, तो 1 -1 का मतलब 0, बात समझो, 1 -n की वैल्यू क्या रखोगे? 1, तो s के पावर -1 क्या मिलेगा फाइनली आपको? ये देखो, किसी की भी पावर अगर 0 होती है, 100 के पावर 0 है, तो इसकी वैल्यू कितनी मिलती है? 1, कितनी मिलती है? 1, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? 1, तो आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो यूनिट है वो क्या मिलेगा? सेकेंड इनवर्स, नोट करो, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो आपको जो यूनिट मिला वो क्या मिला? सेकेंड इनवर्स। ओके, चलो अगर हमने कहा सर अब क्या हो, चलो अब आप ये भी बता सकते हो क्या हो सर अगर हमारे ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो। हमने कहा सर फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, देखो एन की वैल्यू क्या रखोगे? एन की वैल्यू 2 रखोगी, सेकेंड ऑर्डर के लिए 2 रखोगे, रख दो यहाँ पर, तो देखो कितना हो जाएगा? के इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स के पावर क्या है? 1 -n, n की वैल्यू कितनी रखनी है? 2, तो 1 -2, बात समझना, 1 -2, तो 1 -2 का मतलब क्या? -1, ठीक है, तो -1 और सेकेंड इनवर्स। इसको सॉल्व कर लिया मैंने, तो देखो क्या मिला? मोल
की पावर -1 और लीटर की पावर 1। देखो ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 × 1 दैट इज 1, तो लीटर और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर की जो हमारी जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की हमारी जो यूनिट होगी वो ये हो जाएगी। क्लियर है? चलो हम बात करते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की। चलो निकाल लो, थर्ड ऑर्डर का भी आप निकाल सकते हो सर। फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर के लिए हम क्या ले लें, n = 3 ले लिया जाए। सो k = क्या मिल जाएगा, देखो मोल लीटर इनवर्स के पावर। आपको रखना क्या है, 1 - n, n का मतलब कितना 3, तो 1 - 3 दैट इज 1 - 3 का मतलब -2, तो कितना आ जाएगा -2 और सेकेंड इनवर्स। इसको आप जब सॉल्व कर लोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा मोल के पावर -2, है ना, मोल के पावर -2। अब देखो -2 -1 माइनस हो गया, प्लस लीटर के पावर 2 और सेकेंड इनवर्स। तो ये आपका हो गया थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का। कितने ऑर्डर रिएक्शन का, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का। नाउ एक और क्या बचा हमारे पास, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, जीरो ऑर्डर की बात कर लेते हैं। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन देख लेते हैं, जीरो ऑर्डर के लिए क्या मिलेगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलो तो k = देखो क्या है, आपका जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, मोल लीटर इनवर्स। अब देखो के पावर 1 - n क्या है, 1 - n, तो 1 - n की वैल्यू क्या रखनी, जीरो। जीरो ऑर्डर के लिए आप क्या लोगे, n = कितना लोगे, जीरो लोगे। ठीक है, तो n की जगह क्या रख दिया जाए, जीरो, तो 1 - 0 दैट इज 1। समझ गए, n = हम क्या रख दिए, जीरो, दैट इज यहाँ पे 1 ही बचेगा, और सेकेंड इनवर्स। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको देखो कितना मिलेगा, ये आपको मिलेगा मोल और लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ये आपका फाइनल जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट है ना, मतलब रेट कांस्टेंट का, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का क्या मिल जाएगा, यूनिट मिल जाएगा। ठीक है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो इस तरीके से जो है हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और उसकी जो यूनिट है, तो आपको अब ये यूनिट याद रखनी पड़ेगी। ये फर्स्ट ऑर्डर का ये होता है, सेकेंड ऑर्डर का ये होता है, थर्ड ऑर्डर का ये होता है, ठीक है, जीरो ऑर्डर का ये होता है। ये आपको यूनिट अब याद रखनी पड़ेगी, है ना, न्यूमेरिकल पर्पज के लिए। ओके बच्चे, देखो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, और फिलहाल के लिए रखते हैं इतना ही। और कैसा लगा ये वीडियो, आपको समझ में आया, ऑर्डर ऑफ आपको रिएक्शन समझ में आया। अभी हम ये केवल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की बात कर रहे हैं ना, हम अपने कुछ ऐसे मेथड भी देखेंगे जिसके बेसिस पे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ वो बात की बात है, बट फिलहाल तो नाउ इसके बाद हम पढ़ेंगे मॉलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन की, किसी भी रिएक्शन की मॉलिकुलैरिटी का क्या मतलब होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, है ना। जल्दी हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। और फिजिक्स का जो चैप्टर है वो हो गया फिनिश। थोड़ा सा मैंने असाइनमेंट आपको दिया है, ये मैंने बता दिया है ना फिफ्थ वाले चैप्टर में कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक है, और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6। ठीक है, चलो तो आप बने रहो मेरे साथ, पढ़ाई करते रहो, और जो भी आपको प्रॉब्लम आया करे आपको कमेंट करके बताया करो। और पॉसिबल नहीं है कि हम सारे बच्चों के सारे कमेंट दे दें, हाँ बस देख लेते हैं, ठीक है, कि हाँ बच्चों को ये प्रॉब्लम है, तो अगर टाइम मिलता है तो हम उसका आंसर दे देते हैं, है ना। तो आपको उसमें वो नहीं होना है कि नहीं सर ने तो मेरे आंसर का क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दिया। तो मे भी ऐसा होता है कभी कभी कि आपका वो जो कमेंट है ना वो मेरे में शो नहीं होता, ठीक है ना, नोटिफिकेशन में नहीं आता, तो मे भी हाइड हो जाता है। कभी कभी देखे होगे आप बच्चों कि जैसे आपका हम कमेंट भी लाइक नहीं कर पाते, क्यों, तो रीज़न यही है, क्यों, क्योंकि वो नोटिफिकेशन आता ही नहीं मेरे में। अब या तो उसको यूट्यूब की बग्स कह लो या फिर कुछ और कह लो, ठीक है, ये सब फालतू बात की बातें, मतलब फालतू नहीं, अच्छी बातें, लेकिन बात की बातें हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और अपना आप ख्याल रखो। और हाँ, कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट करके बताओगे, और अपने दोस्त को भी शेयर करो। ठीक है, चलो।